हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। अगर आप यूपी टीजीटी या आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। आज हम सॉल्व करेंगे 50 मेगा एमसीक्यूज जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। पेन और पेपर रेडी रखिए, लेट्स सी आप कितना स्कोर करते हैं। ये है हमारे अपकमिंग टीजीटी एग्जाम्स के कोर्सेज। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला सवाल है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। ऑप्शंस आर पीरियोडिसिटी, मैचिंग, गोइंग कंसर्न और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए, पीरियोडिसिटी। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने के लिए अकाउंटिंग कुछ बेसिक एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेती है। ये सवाल इस बारे में है कि कैसे बिजनेस की लंबी लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटा जाता है ताकि रिपोर्टिंग कंटिन्यूअसली की बजाय पीरियोडिक हो सके। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर। ऑप्शंस आर लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स या फिर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो सभी लेजर बैलेंसेस जैसे डेबिट और क्रेडिट की एक लिस्ट होती है। इसका यूज अकाउंटिंग एंट्रीज की अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, for charging depreciation on which of the following assets the depletion method is adopted? The options are plant and machinery, building and furniture, software और natural resources. So इसका सही आंसर होगा डी, नेचुरल रिसोर्सेस। सो डिप्लीशन मेथड जो होती है वो मोस्टली उन एसेट्स के लिए यूज होता है जिनकी वैल्यू एक्सट्रैक्शन या कंजम्पशन की वजह से कम हो जाती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल एक्सपेंसेस incurred to defend a suit for breach of contract to supply goods is। options are capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure या फिर more than one of the above। तो इसका सही आंसर होगा बी, revenue expenditure। याद रखना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाले लीगल एक्सपेंसेस जैसे कि गुड्स सप्लाई करने से जुड़े किसी केस को डिफेंड करना, इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। इसका कारण ये है कि ये खर्चा बिजनेस की डे टू डे फंक्शनिंग से जुड़ा होता है और इनसे कोई नया एसेट या लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन 1st December 2021 for the year up to 30th November 2022 was 18,000 and insurance premium paid on 1st December 2022 for the year up to 30th November 2023 was 30,000. What amount will be debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2023? Options है 18,000, 20,000, 22,000 या more than one of the above. So let's find out. So here what we have to do is we have to calculate the insurance expenses for the year ending 31st March 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 तक, यानी 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 का इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हमें फाइंड करना है। सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट इंश्योरेंस पेमेंट, ओके, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st December 2021 to 30th November 2022. So it was paid on 1st December 2021. Amount was 18,000, right? And it covers the period from
1st December 21 to 30th November 22. This means this is a period of 12 months, right? So what we have to do is we have to find out here first monthly insurance expenses. So for that we have to take this 18,000 and we have to divide it by 12. The answer is 1,500 per month is the monthly expense. Now for the financial year 20 to 23, this policy was used only from April 22 to November 22, right? Because December 2021 is a prior period. So we have to consider only the period which falls between 22 to 23. So that is from April 22 to November 22, which is coming to 8 months. Now the expenses from the first policy will be this 8 months you have to multiply it by 1,500. That is the per month expense. So it will come to rupees 12,000. So this will be your expense from first policy, the total expense. Second policy, this policy was paid on 1st December 2022, right? Which was amounting to 30,000. And the period which it covers is 1st December 22 to 30th November 23. Again, it is a period of 12 months. So same way which we have done here, same way we have to do it here. So here also you find the monthly expense, which is 30,000 upon 12 equal to 2,500 per month. Now for the year ending 31st March 2023, that is the financial year 22-23, this policy is used only from December 22 to March 23. Okay, it covers only this period, which is of 4 months. So the expense from second policy will be this 4 months into 2,500. That is the per month expense, which is coming to 10,000. So your total insurance expense will be 12,000, which is the expense from the first policy, plus 10,000, that is the expense from second policy. So 12,000 plus 10,000 coming to 22,000. So this is your final answer. So our correct answer is C, 22,000. Next question. When shares are forfeited, the share capital account is debited by, the options are nominal value of shares, called up amount, paid up amount या फिर D more than one of the above. तो इसका सही आंसर है B, called up amount. जब शेयर्स फोरफिट होते हैं तो हम शेयर कैपिटल को सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं. सिंपल शब्दों में कहे तो जितना कैपिटल दिखाया था उतना ही कैंसिल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वुड बी व्हेन sales given is 6 lakhs, opening stock 50,000, purchases 5 lakh, productive wage is 10,000, carriage inward 7,000, and rate of gross profit on cost given is 20%. Options are 55,000, 67,000, 50,000, or more than one of the above. So here in this problem, we have to calculate the amount of closing stock. So let's calculate.
So for this first formula which we have to take is sales is equal to cost of goods sold. We can also call it COGS plus profit. Okay, this is the first formula. Given is rate of gross profit is 20% off or 20% on cost. This is given, right? Cost or cost of goods sold, one and the same. Now we'll calculate COGS, that is cost of goods sold. For this, we want sales, which is 6 lakhs given here, and gross profit is 20% of cost, right? Just now we saw it. Now what we'll do? Let COGS be X will take. Okay. Then what will happen? Gross profit will be 20% of X, right? Which will be equal to 0.20 X. 20% means 20 upon 100. Now using this formula, we'll find the cost of goods sold. So I'll directly put the values in the formula. Sales is 6 lakhs. Okay, this formula I am using. Cost of goods sold is X. We have assumed that it is X. And gross profit or profit is 0.20 X. So this 6 lakhs will keep it as it is. This will become 1.20 X. So X will be 5 lakhs. So this will be our cost of goods sold. So we got our cost of goods sold. Now we will take one more formula, that is of cost of goods sold, which is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus the closing stock. So now we will be finding the closing stock with the help of this formula. So let's put the values directly. Cost of goods sold we know, just now we calculated, which is 5 lakh. Opening stock is given, which is 50,000. Purchases is 5 lakhs. Direct expenses will be this, productive wages plus carriage inward. So if we add this, we will get 17,000, right? 10,000 plus 7,000. So I will write it directly. Plus 17,000 minus closing stock, because this we have to find out, right? So let's solve it. So this 5 lakh will remain as it is. This will become 5,67,000 minus closing stock. So we have to rearrange this formula. So our closing stock will be 5,67,000 minus 5 lakhs. So I just rearrange this equation. So our closing stock will be 67,000. So this will be our answer. So here in this problem, you have to remember two formulas. That is of this one, that is sales is equal to cost of goods sold plus profit. And the second formula, that is cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. So this formula is to calculate the closing stock. So the answer is B. 67,000 is the amount of closing stock. अगला सवाल है, Arjun, Bansi and Chelsea are partners in a firm. On June 30, 2023, Chelsea died. The sales for the year 22-23 were rupees 30 lakhs and profits were rupees 6 lakhs. The sales for the period from 1st April 2023 to June 30, 2023 were rupees 7,50,000. What would be the share of the deceased partner in the current year's profits? And the options given are 50,000, 1,50,000, 75,000 or more than one of the above.
So we have one more problem here. So what we do first is, in order to find out the share of the deceased partner, यानी चेल्सी का share, okay, who has died. First we have to calculate profit percentage for the previous year 2022-23. पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे 22-23 ईयर का, यानी प्रीवियस ईयर का. So to find out that, formula will be profit percentage is equal to previous year profit upon previous year sales into 100 करना है, which will be equal to previous year का profit है 6 lakhs और previous year का sales है 30 lakhs, right? into 100 करके प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 20%. Okay, then step 2 will be to estimate the total profit for the current year or current period. Means 23-24 का. To find out this, we have to calculate like this. That is, we have to take the profit percentage of previous year, which we found out just now, that is 20%, multiplied by हमें sales करना है. Okay, that is sales of the current year 7,50,000, ये वाला. So 20% into 7,50,000 will give us 1,50,000, right? Now the last step, that is calculate Chelsea's share of profit. Now in this problem, profit sharing ratio has not mentioned. Okay, so what we'll assume कि partners are sharing the profits and losses equally, ऐसा हमें assume करना है. That is in the ratio 1:1, since the profit sharing ratio is not given. So on this basis, we will calculate the Chelsea's share. So his share will be 1/3, right? Because there are 3 partners. So that is 1:1. So Chelsea's share will be 1/3. And estimated profit of the current year we just now calculated, which is 1,50,000. So on this, हमें 1,50,000 निकालना है. 1/3 of 1,50,000, which is rupees 50,000. And this is our answer. This is Chelsea's share of profit. So option A is the correct answer. Next question. The provision for discount on debtors is calculated on the amount of debtor. Options are after deducting the provision for doubtful debts, before deducting the provision for doubtful debts, before deduction of actual debts and provision for doubtful debts, या फिर D, more than one of the above. So इसका सही आंसर होगा A, after deducting the provision for doubtful debts. So हमेशा याद रखना, डिस्काउंट्स गुड डेट्स पर ही दिया जाता है, इसलिए पहले हम टोटल डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे और फिर बची हुई यानी रिकवरेबल अमाउंट जो होती है उस पर डिस्काउंट प्रोविजन अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. Revenue from sale of goods ordinarily is reported as a part of the earning in the period. Options are the sale is made, the cash is collected, the goods are purchased, या फिर D, more than one of the above. तो इसका सही आंसर होगा A, the sale is made. So accounting के revenue recognition concept या फिर realization concept के according
रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब सेल लीगल तौर पर हो और कस्टमर को गुड्स हैंडओवर कर दिया जाता है। सो पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज, इसका कैश मिलने से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई, रेवेन्यू रिपोर्ट हो जाता है। अगला सवाल, द नोट विच इज सेंट टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न्स द गुड्स इज नोन एज, योर ऑप्शंस आर डिमांड नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा सी, क्रेडिट नोट। कस्टमर जब गुड्स रिटर्न करता है तो उसे नोट भेजा जाता है, उसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये नोट कस्टमर को बताता है कि उसके अकाउंट को रिटर्न की वजह से क्रेडिट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the new partner brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to, options है goodwill account, current account of partner, cash account या फिर more than one of the above. Here the correct answer is C, cash account. जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल कैश में ले आता है तो उस अमाउंट को कैश अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसका लॉजिक सिंपल है, बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, A and B are partners in the ratio of 2:1. They admit C by giving him 1/3 share. The new ratio will be, options are 4:2:3, 4/9:2/9:1/3, both of the above या none of the above. So let's find the new share or new ratio. So for this, first we'll see what is the initial ratio. So initial ratio between A and B is 2:1, right? Which is given. So A will get 2/3 of the share and B is getting 1/3 of the share, right? Now we'll see C's share. So he is the new partner who is admitted in the company. So he has been given 1/3 of the share, or 1/3 share has been given to him. So if 1/3 is given to him, the remaining will be 2/3, right? So this 2/3 will be divided between, or it will be split between A and B. Now let's calculate the new share since C has been admitted. So here now the ratio will change. So let's see what is the ratio. So A's new share is equal to, what we have to do here is we have to take the old share, that is 2/3, and we have to multiply it with the new share, that is 2/3, जो दोनों को मिलेगा, A और B को भी. So this will be 4/9. Then same way we'll see of B's new share. B का पुराना शेयर था 1/3 और अभी उसे 2/3 मिल जाएगा, means it will be shared between A and B. So his new share will be 2/9, right? And C's share we know, which is 1/3. So new ratio होता है 4/9 is to 2/9 is to 1/3, which is there in option B. Now you have to be careful here. Now this answer, it corresponds to option B, right? And it also expressed in the form of a simplified ratio. Okay, it can be also expressed as 4:2:3 also. Okay, how I'll show you. See how it will become 4:2:3.
Now if you go to C, 4/9, 2/9 and 1/3. Now what we'll do is we will make the denominators of all the three same. Here 9 is there, here also 9 is there. This will make it as 9. So 1/3 को 9 बनाने के लिए what we have to do? We have to multiply it with 3 into 3, right? 3 3s are 9. So denominator को 3 से multiply किया है, मतलब numerator को भी 3 से multiply करना पड़ेगा. So this will become 3/9. So the ratio will become 4:2:3, right? So 4/9, 2/9 और ये भी हमने 1/3 को भी 3/9 बना लिया है. So तीनों डिनोमिनेटर सेम कर दिया है. So the ratio will become 4:2:3. So here answer will be both C, because the ratio can be expressed as 4/9, 2/9, 1/3 as well as 4:2:3. So answer is both. Question number 14. Increase in the amount of bills payable results in decrease in cash, no change in cash, increase in cash या फिर more than one of the above. The correct answer is C, increase in cash. जब बिल्स पेएबल बढ़ते हैं तो उसका मतलब है कि हमने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर ली है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are true? Statements are: first one, a company cannot purchase its own equity shares. Statement number 2, a company can issue its shares at a discount by passing a special resolution. And statement 3, the interest rate charged on calls in arrears and the interest rate payable on calls in advance are the same as per provisions of Table F of Schedule 1 of the Companies Act 2013. Codes given are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर none of the above. So इस स्टेटमेंट के बेस पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो इसका आंसर है डी. ओके, एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो स्टेटमेंट 1 बोलता है कि एक कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स परचेस नहीं कर सकती. ये गलत है क्योंकि बायबैक अलाउड होता है. Whereas स्टेटमेंट 2 कहता है कि एक कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है. ये भी गलत है क्योंकि सेक्शन 53 के अंडर शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते. और स्टेटमेंट 3 कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर्स पर लिया गया इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस पर दिया गया इंटरेस्ट सेम होता है. ये भी गलत है क्योंकि रेट्स अलग होते हैं. यूजुअली 10% और 12% होते हैं. सो यानी ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है. सो आंसर इज नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. AS10 new has come into effect from 1st April 2016, 1st April 2018, 1st April 2017 या फिर more than one of the above. इसका सही आंसर है C, 1st April 2017. So AS10 जो है यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 1st April 2017 से कंपलसरी कर दिया गया है. इसने पुराने फिक्स एसेट्स वाले स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया है. Question number 17. Which of the following items will appear on the credit side of the ledger account? Options है discount received, cash received, रेंट एक्सपेंसेस या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है ए, डिस्काउंट रिसिप्ट. अकाउंटिंग के नॉमिनल अकाउंट रूल यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के मुताबिक डिस्काउंट रिसिव्ड एक इनकम है, इसलिए ये हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है. Whereas बाकी का ऑप्शंस देखें तो जैसे कि कैश रिसिव्ड जो है ये रियल अकाउंट है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो ये डेबिट होगा. और रेंट एक्सपेंसेस है, ये खर्चा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब ये भी डेबिट हो जाएगा.
Moving on to question number 18. If the scrap value of an asset is higher than its book value, what will be the depreciation of that year? Your options are positive value, negative value, 0 या फिर more than one of the above. The correct answer here is 0. So depreciation तब लगाया जाता है जब एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू से नीचे गिरती है। अगर स्क्रैप वैल्यू पहले ही बुक वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है तो इसका मतलब है कि एसेट की वैल्यू और कम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस साल का डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिट? योर ऑप्शंस आर सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट इनकम, सेल ऑफ अ पेटेंट या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका आंसर है सी, सेल ऑफ अ पेटेंट। कैपिटल रिसीट वो पैसा है जो कभी कभी मिलता है, जैसे किसी फिक्स एसेट या इनटेंजिबल एसेट, फॉर एग्जांपल पेटेंट को बेचने पर। इससे बिजनेस की एसेट कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20. अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मोरे, in absence of any contract to counter the deficiency arising on account of a partner becoming insolvent shall be borne by solvent partners in their, options are profit and loss ratio, capital ratio obtained after dissolution of firm, capital ratio before the dissolution of the firm या फिर more than one of the above. Correct answer here is C, capital ratio before the dissolution of firm. Now famous गार्नर वर्सेस मूरे केस के जजमेंट के मुताबिक जब कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके कैपिटल की डेफिशिएंसी बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगला सवाल, द अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट which gave the daughter of a co-partner birthright to become a co-partner was passed in the year, options are 2001, 2005, 2008 या फिर more than one of the above. इसका सही आंसर है B, 2005. Now in the Hindu Succession Amendment Act 2005 में एक बड़ा बदलाव किया गया था। इस अमेंडमेंट के बाद बेटियों यानी डॉटर्स को भी सन्स की तरह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म से ही बराबर का अधिकार यानी इक्वल को पर्सनरी राइट्स मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about statutory corporations? The options are statutory corporations are public enterprises that came into existence by a special act of the parliament. Statutory enterprises are subject to same accounting and audit procedures applicable to government departments. The employees of statutory enterprises are civil servants या फिर more than one of the above. And the correct answer is A. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जैसे कि LIC, RBI एक स्पेशल लॉ के जरिए बनती है जो उनकी पावर्स, ड्यूटीज और फंक्शंस को डिसाइड करती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द बिजनेस कैन एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय अडॉप्टिंग deforestation. And statement number 2 is scientific technique of sewage disposal could be adopted by business for environmental protection. Here you have to select the correct option. Options है both statement 1 and 2 are correct, both statements 1 and 2 are incorrect, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct या फिर more than one of the above. So here the correct answer is C, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। So statement 1 कहता है कि बिजनेस डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना इसको अपनाकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना जरूरी है। और स्टेटमेंट 2 देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बिजनेस अगर साइंटिफिक टेक्निक ऑफ सीवेज डिस्पोजल अपनाएगा तो उसे पोल्यूशन कम होगा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। अगला सवाल है, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलॉट्स अ CIN
to the company after completion of all the formalities for its registration. What is the full form of CIN? The options are corporate incorporation number, corporate identity number, certificate of incorporation number या फिर more than one of the above. So इसका सही आंसर होना चाहिए B, corporate identity number. ये एक यूनिक 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा हर रजिस्टर्ड कंपनी को दिया जाता है. जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे ही ये कंपनी की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है. क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is the correct formula for the arithmetic mean? The options are: the formula for arithmetic mean is the total sum of values of observations divided by the number of observations. B, the formula for arithmetic mean is the total sum of values of observation plus the number of observations. C, the formula for arithmetic mean is the total sum of values of observations multiplied by the number of observations. या फिर D, more than one of the above. Answer here is A. ये आपको पता होना चाहिए. अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेजर ऑफ डिस्पर्शन which ignores the signs of deviations from a central value is, options are standard deviation, mean deviation, quartile deviation, more than one of the above या फिर none of the above. Correct answer is B, mean deviation. mean deviation जो होता है वो सेंट्रल वैल्यू यानी मीन या मीडियन से लिए गए डिविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेता है, इसलिए ये प्लस माइनस के साइंस यानी नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर कर देता है. अगला सवाल है which of the following statements is true about the unemployment in the rural sector of India? Options है structural unemployment is a common form of unemployment in rural India. Disguised unemployment is a common form of unemployment in rural India. Educated unemployment is a common form of unemployment in rural India या फिर more than one of the above. Correct answer is B, disguised unemployment. In rural India, many people work on farms even when extra workers are not actually needed. अगर कुछ लोग काम छोड़ भी दे तब भी प्रोडक्शन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. इस सिचुएशन को disguised unemployment कहते हैं. And that is why it is the most common form of unemployment in rural India. अगला सवाल. Specialized knowledge and skill is required in which of the following? Options are profession, employment, non-economic activity या फिर more than one of the above. Very simple question. इसका आंसर है A, profession. प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए के लिए फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है. whereas एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी में स्पेशल स्किल्स की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे वॉलंटियरिंग प्यार या सेवा भाव से की जाती है, ना कि किसी स्किल के बेस पर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is not the correct difference between fiscal policy and monetary policy? Options है fiscal policy is formulated by the government whereas monetary policy is formulated by the central bank. Second option, fiscal policy deals with taxation and public expenditure whereas monetary policy deals with money supply and credit. Fiscal policy is controlled by RBI whereas monetary policy is controlled by parliament. Monetary policy influences liquidity in the economy. So, इसका सही आंसर होगा 3. So fiscal policy जो होती है वो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सेट्रा. और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जैसे मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट एक्सेट्रा. और ऑप्शन 3 देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि
ये एकदम ऑपोजिट लिखा है. So 3 is the answer. It is incorrect. Next question. Which of the following is a data set of first hand information? Options are primary data, secondary data, both of the above, none of the above. Another simple question. Answer is A. Primary data. Primary data is the data which is collected first hand by the researcher. Next question. Which of the following is an advantage of a sole proprietorship? Options are ease of starting a business, direct incentive, sense of accomplishment या फिर all of the above. सही आंसर है D. All of the above. A sole proprietorship offers ease of starting a business, यानी बिजनेस स्टार्ट करना इजी होता है. डायरेक्ट इंसेंटिव यानी ओनर को सारा प्रॉफिट मिलता है. एंड सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट यानी ओनर को फुल कंट्रोल और सक्सेस का सेटिस्फेक्शन मिलता है. सो ऑल आर करेक्ट. अगला सवाल है इन ई बैंकिंग द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस इज. ऑप्शंस आर रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस स्कीम या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज बी. रियल टाइम ग्रॉस settlement. Now RTGS is used for high value transactions. Real time मतलब ट्रांजेक्शन तुरंत प्रोसेस होता है और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब हर ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल सेटल होता है, बैच में नहीं. क्वेश्चन नंबर 33. The minimum number of members required to form a public company is. Options are 12, 7, no limit or more than one of the above. सही आंसर है बी 7. सो हमेशा याद रखना एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 34. क्लासिक कंपनी सोल्ड अ प्लांट एसेट दैट ओरिजिनली कॉस्ट 50,000 फॉर 22,000 कैश. If it correctly reports a 5,000 gain on this sale, the accumulated depreciation on the asset at the date of sale must have been. Options are 33,000, 28,000, 23,000 या more than one of the above. So let's find out the accumulated depreciation. So given is sale price which is equal to 22,000, right? The asset has been sold for 22,000. Original cost asset का है 50,000 और एसेट पर गेन हुआ है 5,000 का. Okay, these things are given. So now to find out accumulated depreciation, we need to find out the book value of the asset. Okay, the formula to calculate book value is sale price minus the gain on the asset. So which will give us 22,000 minus 5,000, which is 17,000. Now we will calculate the accumulated depreciation. To calculate accumulated depreciation, formula is original cost of the asset minus book value. Okay, so original cost is 50,000, book value is 17,000. So answer is 33,000. So option है A. 33,000 is the accumulated depreciation of the asset. Moving on to question number 35. He believed that an organization cannot succeed without winning the confidence of its employees, and for that it is very important that management and workers both honor their commitments. Identify FAIR's principle of management highlighted in the above lines. और options है discipline, equity, esprit de corps या फिर more than one of the above. Here the correct answer will be A. Discipline. Now the principle of discipline means employer और employees के बीच
रूल्स, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल कमिटमेंट मेंटेन करना. सो करेक्ट आंसर इज ए, डिसिप्लिन. Next question. Which scientific principle of management encourages employees to render their suggestions while taking important decisions? Options are harmony, not discord, science, not rule of thumb, cooperation, not individualism, या फिर more than one of the above. Correct answer is C. Cooperation, not individualism. Now, this principle of Taylor promotes joint decision making and teamwork. अगला सवाल है, retailers who have no fixed place of sale are called itinerant retailers, street traders, market traders या फिर more than one of the above. सही जवाब है ए, itinerant retailers. So ये वो retailers है जो one place to another move करते हैं to sell their products. Example hawkers या peddlers. Question number 38. Assertion and reason is given. So assertion is auditing helps in detecting and preventing frauds and errors in business records. The reason given is the primary objective of auditing is to prepare financial statements. Options are both A and R are true, but R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. And the correct answer here is 3. Assertion जो दिया हुआ है वो सही है क्योंकि ऑडिटिंग फ्रॉड्स और एरर्स डिटेक्ट या प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. whereas रीजन जो दिया गया है वो गलत है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और ऑडिटर का मेन वर्क उनको चेक या वेरीफाई करना होता है. इसलिए ए ट्रू है बल्कि आर यानी रीजन जो है वो फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 29 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्राम. लिस्ट 1 में दिया गया है ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, इंटरनल चेक और वाउचिंग, और लिस्ट 2 में दिया गया है डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क, रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. और यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं, ये आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से और whatever are the codes you have to select the correct answer. So let's match it. First is audit program. देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम किससे मैच होता है लिस्ट 2 से. लिस्ट 2 में है डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क. ऑडिट प्रोग्राम यस इट इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क. रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो रिलेटेड नहीं है वो, कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन भी नहीं है और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं है. सो ऑडिट प्रोग्राम इज डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क. सो ए विल मैच विथ 1. Then audit notebook is record of observations. Yes, it is. It is not continuous verification and it is not examination of documentary evidence. So B will match with 2. Then internal check is continuous verification. Yes, examination of documentary evidence nahi hai. So C will be 3. So bacha D, D will match with 4 because vouching means examination of documentary evidence. So चलिए देखते हैं कौन सा कोड है. A is 1, yes. B is 2, yes. C is 3, yes. और D is 4, yes. So correct answer is A or 1. That is A1, B2, C3, D4. Moving on to question number 40. Which of the following statements is not correct regarding utility analysis? आपके ऑप्शंस है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद एडिशनल कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट, या फिर यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. सही आंसर होगा 3. टोटल यूटिलिटी जो होती है वो हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ यूजुअली इंक्रीज होती है बट स्लोअर रेट से, और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है विद एडिशनल कंजम्पशन से. इसलिए स्टेटमेंट टोटल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट इज रॉन्ग.
So your answer is 3. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Which of the following statements is not correct regarding the Indian banking system? आपके ऑप्शंस है RBI is the Central Bank of India, commercial banks accept deposits from the public, commercial banks cannot provide loans, RBI regulates monetary policy. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है. पहला स्टेटमेंट RBI is the Central Bank of India, yes, obviously it is correct. Second, commercial banks accept deposits from the public, yes, correct. कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स, ये गलत है. हमें पता है कि कमर्शियल बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट आरबीआई रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो करेक्ट. सो सही जवाब है 3. ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion or reason is given. So assertion is monetary policy is used to control inflation and liquidity in the economy. Reason is repo rate is one of the tools of monetary policy. And the options are both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. So monetary policy जो है it is used to control inflation and liquidity in the economy. ये सही है. Reason दिया हुआ है कि repo rate is one of the tools of monetary policy. ये भी statement सही है but ये रीजन अप्रोप्रिएट नहीं है. रेपो रेट की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन या लिक्विडिटी इकोनॉमी में कंट्रोल नहीं करती है. सो व्हाट वी कैन से इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो आंसर विल बी 2 क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन जो है वो सही नहीं है. Moving on to question number 43. Which of the following statements is not correct regarding organizing? Options are it establishes authority relationships, it divides work among employees, it eliminates the need for coordination, it helps in achieving objectives efficiently. If you go to see, organizing जो होता है वो relationships authority establish करता है. It also helps in dividing the work among the employees. And it also helps in achieving the objectives efficiently. But organizing coordinating की नीड को एलिमिनेट नहीं करता है. कोऑर्डिनेशन अभी भी नेसेसरी होता है. सो 3 जो ऑप्शन है ये गलत है. इट इज नॉट करेक्ट. सो योर आंसर इज 3. दिस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not correct regarding controlling? Options are it compares actual performance with standards, it helps in corrective action, it is unrelated to planning, or it ensures organizational objectives are achieved. So here the correct answer is statement 3. So controlling में actual performance standard से compare किया जाता है. ये corrective action लेने में help करता है और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करवाता है. और कंट्रोलिंग एक्चुअली प्लानिंग से रिलेटेड होता है, अनरिलेटेड नहीं. इसलिए स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. अगला सवाल है असर्शन और रीजन पर. असर्शन दिया हुआ है प्लानिंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड द रीजन इज ऑल मैनेजरल फंक्शंस डिपेंड अपॉन प्लानिंग. ऑप्शंस आर both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. So if you go to C, assertion जो दिया हुआ है that is planning is considered the primary function of management, ये बिल्कुल सही है. Reason दिया हुआ है all managerial functions depend upon planning, ये भी सही है और ये correct reason है. So the answer will be 1. So both the statements are correct as well as reason is also correct. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. So option 1 is the correct answer. अगला क्वेश्चन है assertion reason पर. अगेन
Assertion है Herzberg classified hygiene factors and motivators separately. The reason given is salary and working conditions are considered motivators in Herzberg's theory. और आपके options है both A and R are true, both A and R are false. A is true but R is false. A is false but R is true. So the answer here will be 3. Verban assertion is correct because Herzberg has classified the hygiene factors and motivators separately. ये सही है. रीजन जो है वो गलत है क्योंकि सैलरी और वर्किंग कंडीशंस दिस आर कंसिडर्ड एज हाइजीन फैक्टर्स एंड नॉट motivators in Herzberg's theory. So statement 1 is correct, that is assertion is correct, but reason is wrong. So your correct answer is 3. A is true, R is false. Last 3 questions. Question 47. Which of the following statements is not correct regarding advertising? Options है advertising is a paid form of communication, advertising targets a large audience, advertising always guarantees sales increase, advertising helps in brand awareness. So इसका सही आंसर होगा 3. एडवर्टाइजिंग जो होता है वो पेड कम्युनिकेशन होता है और लार्ज ऑडियंस को भी टारगेट कर सकता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रांड अवेयरनेस. बट एडवर्टाइजिंग सेल्स इंक्रीज की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए स्टेटमेंट 3 विल बी इनकरेक्ट. सो आंसर इज 3. Next question. Which of the following is not a correct difference between internal audit and statutory audit? आपके options है internal audit is optional in many organizations, whereas statutory audit is compulsory by law. Second, internal audit is conducted by employees or internal staff, whereas statutory audit is conducted by independent auditors. Third, internal audit focuses only on profit calculation, whereas statutory audit focuses only on employee welfare. And four, internal audit is continuous in nature, whereas statutory audit is generally periodic. So इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज इंटरनल ऑडिट जो होता है और स्टैट्यूटरी ऑडिट दोनों सिर्फ प्रॉफिट या एम्प्लॉय वेलफेयर पर फोकस नहीं करता है. दोनों ऑडिट्स का मेन एम रिकॉर्ड्स और ऑपरेशंस को चेक या वेरीफाई करना होता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 रॉन्ग कंपैरिजन देता है. सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट. Second last question. Which of the following is not a correct difference between commercial banks and RBI? Very simple question is given here. Options are commercial banks accept public deposits, whereas RBI acts as a banker to the government. Commercial banks create credit, whereas RBI regulates credit. Commercial banks issue currency notes, whereas RBI provides loans to customers directly. Or RBI is the apex banking institution, whereas commercial banks operate under RBI regulations. So इसका सही आंसर है 3. थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि अगर आप देखें तो स्टेटमेंट 1 सही है बिल्कुल, बिकॉज वी नो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और आरबीआई एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्ट करता है. कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है और आरबीआई उसे रेगुलेट करता है. बट कमर्शियल बैंक्स करेंसी नोट्स इशू नहीं करता है बल्कि आरबीआई उसे इशू करती है, राइट. और याद दिया गया है कि आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कस्टमर्स, ये बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है. आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करती है और कमर्शियल बैंक्स लोन्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Statement 4 is also correct because RBI is the apex banking institution, whereas commercial banks operate under RBI regulation. So ये सही है. So statement 3 जो है वो गलत है, ये सही difference between commercial banks और RBI नहीं है. So 3 is the correct answer. And the last question is, it is about assertion and reason. Assertion given is sales promotion provides short-term incentives to consumers. Reason says sales promotion aims at increasing immediate sales.
Options है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. So इसका सही आंसर होना चाहिए statement और the option 1. So assertion जो है वो सही है क्योंकि सेल्स प्रमोशन कंज्यूमर्स को शॉर्ट टर्म ऑफर्स या इंसेंटिव्स देता है जैसे डिस्काउंट्स कूपन्स एक्सेट्रा. रीजन भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसका मेन एम इमीडिएट सेल्स बढ़ाना होता है. सो रीजन और assertion को करेक्टली एक्सप्लेन करता है. सो इसलिए both A and R are true and R is the correct explanation of A. So option A1 is the correct answer. So yes, that's all. दोस्तों कैसी रही ये मॉक टेस्ट? आई होप आपका स्कोर अच्छा आया होगा और अगर अच्छा नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, आप बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए. यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड इन द नेक्स्ट टेस्ट. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमारी फ्री ऐप को भी डाउनलोड करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.